नमस्कार, आप देख रहे हैं तमाम महत्वपूर्ण खबरें और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने ई गवर्नेंस की ओर एक और मनोहर कदम उठाया है और मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए मुख्यमंत्री को मिलने वाले गिफ्ट की ऑनलाइन नीलामी पारदर्शी तरीके से हो सकेगी, जिसके लिए देश का कोई भी नागरिक बोली लगा सकता है। सीएम ने बताया कि इस धनराशि को नागरिक कल्याण में लगाया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया, साथ ही गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया कि जहां एक बार सरकार बनती है तो बार बार बनती है, तो जो बार बार बनेगी तो तीसरी बार भी हरियाणा में हम लोग आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपकी शुभकामनाएं चाहिए, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मच्छ नदी वहां एक रोपवे बना हुआ था, तो अचानक वो रोपवे टूटा है। दिन का समय था, लोग उसमें काफी आवागमन भी था। उसके अंदर काफी बड़ी संख्या में लोग उनकी मृत्यु हुई है उस एक्सीडेंट में। अभी तक 141 का आंकड़ा बताया गया है। तो मैं उन मृतकों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, हरियाणा के लोगों की संवेदना व्यक्त करता हूं। ये भी एक कष्टदायक समाचार हुआ है, तो उसे प्रार्थना है कि ऐसे मृतकों की आत्मा को शांति मिले। पोर्टल की ये चर्चा की जा रही है सीएम डैशबोर्ड की। उस सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी, वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार हम उनका रिव्यू करें, और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग, उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं, एपीआई सर, एपीआईज को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। ये जानकारियां एक प्रकार से गुड गवर्नेंस के नाते इस सीएम डैशबोर्ड पोर्टल का बहुत बड़ा हमको लाभ होने वाला है। जहां हम जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी खुशी से, प्रसन्नता से, या हो सकता है वहां अपने नाम के नाते से भी मैंने मुख्यमंत्री को ये दिया, यानी उसका कोई आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है कि मेरी कोई आवश्यकता है इसलिए मुझे मिल रहा है। या कुछ चीजें डेकोरेशन के लिए भी मिलती हैं, कुछ लोग उसमें अपने फोटो खिंचाने के लिए भी शायद हमारे पास आकर के देखे जाते होंगे। पर्पज कोई भी हो, लेकिन ऐसी चीजों का भी समाज हित में कोई उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो फिर अपने पास रखने की बजाय उसको किसी को भी भेंट करके और बदले में कोई डोनेशन उससे प्राप्त करके क्या समाज के काम में नहीं लगाया जा सकता। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मंगलवार 1 नवंबर को हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा की देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा है। हमारी सरकार के 8 साल के कार्य पिछले 48 सालों के कार्यों पर भारी हैं। सीएम ने कहा कि फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा को अच्छे नंबर दिए हैं। हमारी सरकार ने 3C करप्शन, क्राइम और यहां पर कास्टिस्ट पॉलिटिक्स पर प्रहार किया है। तो वहीं 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुरक्षा पर जोर दिया है। इसको कायम रखने के लिए हमने इसमें एक S जोड़ा हुआ है। सीएम ने कहा कि हमने सुशासन पर भी ध्यान दिया है, जिसके बाद अब 6S हो गए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। वहीं प्रदेश में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिवालय में करीब 11 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। आज का दिन 31 अक्टूबर, जिसको देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इस अवसर पर हम यहां एकत्र हुए हैं। ये दिन 31 अक्टूबर नववर्ष देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कहते हैं।
क्योंकि जैसा उनका कार्य, जैसी उनकी सोच, उसी प्रकार से इस दिन का नाम रखा गया है। और ये दिन हम अपनी नई पीढ़ी, उसके मन में देश की एकता, देश की अखंडता की जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कई वर्षों से मनाना हमने शुरू किया है। शायद मैं याद कर रहा हूं तो 2013 में राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई थी और उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसकी नींव रखी थी और 5 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2018 को उस स्टैच्यू का अनावरण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस रूप में यूं जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस समय देश में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी और उन रियासतों को अंग्रेज सरकार जाते जाते अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल के कारण से को अपनाते हुए और एक छूट दे दी थी कि आप चाहें तो अपना संविधान बना करके और अपने शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय संविधान को स्वीकार करके और एक देश के रूप में भी चल सकते हैं। अब ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगा कि वो सभी रियासतों को जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिय मान लिया। केवल 3 रियासतें बची थी जिन्होंने तत्कालीन यह नहीं माना, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। बाद में उनमें से 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी कि उनको फिर आग्रह किया जाए, समझाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से ही उन दोनों रियासतों को राजी कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत उनका एक विशेष दर्जा जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगा था, उनको वो विलय करने के लिए राजी नहीं कर पाए। एक विशेष दर्जा संविधान की धारा 370 के अंतर्गत वो उनको मिला। बाद में हम जानते हैं कि बहुत इसके विवाद भी बड़े हुए। जम्मू कश्मीर का जो एक संपूर्ण विलय वो देश के साथ नहीं हो पाया और अब अंतोगत्वा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी दूरदर्शी एक सोच के हिसाब से इस ढंग से एक वातावरण बनाया कि 370 को और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर फिर से तो क्या, यानी एक प्रकार से उस स्थिति में कि आज हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर उसी प्रकार के तरीके से जैसे बाकी देश साथ मिलकर चल रहा है, तो देश के साथ एक अभिन्न उसका जो जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का बन गया है। तो ऐसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के शासन प्रशासन, दूरदर्शी नेता होने के नाते से एक अच्छे गवर्नेंस के वो पुरोधा थे। यानी हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी उसको इंडियन सिविल सर्विसेज में बदलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया। स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, हमारी जो सिविल सर्विसेज जिसके अंतर्गत हम सब काम करते हैं, इसको दर्जा दिया गया। तो ये वही लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश की एकता अखंडता के लिए और देश में एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए उनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर, उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और उनके जन्म दिवस पर हम हर वर्ष एक संकल्प लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। देश भर में यह शपथ आज ली जा रही है इसी समय, तो मैं उस शपथ को पढ़ूंगा। आपसे निवेदन है कि सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ सामने उठा करके और मेरे पीछे उस शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से
शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। आदमपुर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। 1 नवंबर की शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। आदमपुर में जीत के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। साम दाम दंड भेद सभी रणनीतियां आजमाई जा रही हैं। ऐसे में बयानबाजियों का दौर भी तेज है। ये रिपोर्ट देखिए। आदमपुर उपचुनाव के महासंग्राम में सभी पार्टियां जीत के लिए अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और अपनी सारी ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। हर एक पार्टी अपनी रणनीति को लेकर आश्वस्त है कि जीत तो पक्की है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इस बार आदमपुर उपचुनाव का मुकाबला पिछले कई उपचुनावों से अलग और दिलचस्प रहने वाला है। इसकी कई सारी वजह है। कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में शामिल होना, आम आदमी पार्टी के उपचुनाव में ज्यादा सक्रियता, कांग्रेस का कहना है कि आदमपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल का कहना है कि सभी से आदमपुर की जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए इस बार जनता मौका इनेलो को देगी। 3 नवंबर को मतदान होगा। 1 नवंबर की शाम यानी कि कल 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 3 नवंबर को 180 बूथों पर मतदान होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी। और दोनों को आज ये मौका मिल रहा है कि ये आपका उम्मीदवार बनकर विधानसभा में आदमपुर का नेतृत्व करने का काम। साथियों, इस मौके को आपने आगे लेकर चलना है और इस मौके को जब ही हम आगे लेकर जा पाएंगे जब इस गठबंधन को मजबूती के साथ आदमपुर से जिताने का काम। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरह से विजयी हो रही है, बहुत अच्छे नेताओं से विजयी हो रही है और कल मुख्यमंत्री जी की रैली है। सब लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी को सभी वर्गों का जोरदार आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी के विकास में, मनोहर लाल जी के विकास में और भजन लाल जी का जो गुलाबी के प्रति प्रेम रहा है, तीनों चीजें इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार जीत होगी। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आदमपुर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी का चुनावी पेच कहां फंसता है। फिलहाल चुनावी प्रचार के लिए राजनीति के धुरंधर आदमपुर में पहुंच रहे हैं। अब जल्द ही उपचुनाव का रिजल्ट बताएगा कि आदमपुर की जनता राजनीति के इन धुरंधरों में से किसको बनाती है आदमपुर का सिकंदर। हर खबर ब्यूरो। आदमपुर उपचुनाव को लेकर पार्टियां जोर शोर से अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अनिल विज ने भी आदमपुर में बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के समर्थन में वोट मांगे। विज ने कहा कि बीजेपी ने बिना भेदभाव के काम किया है और इसलिए आदमपुर की जनता से कराए गए विकास कार्यों की शाबाशी लेने आया हूं। इस दौरान विज ने विरोधियों पर भी जमकर निशाने साधे।
से जीतेंगे और हमारे सामने कोई है ही नहीं। ये सारे जो हैं इन सारों की कारगुजारियों को जो हमारे सामने पार्टियां या उम्मीदवार खड़े हैं उनको जनता जान चुकी है। कांग्रेस का पिछले जो शासन रहा है वो दागी शासन लोग जानते हैं, लोग दोबारा थोड़ा दाग लगने देंगे। और ग्रीन ब्रिगेड के सरगना इस चुनाव के मैदान में आए हैं, उसको दोबारा ताकत थोड़ा देंगे कि वो दोबारा अपनी ग्रीन ब्रिगेड बनाए और दोबारा सारे हरियाणा में तांडव। खबर इस तरह से है जहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा और कहा कि सीबीआई और ईडी के डर से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए हैं। कुलदीप बिश्नोई आज तक आदमपुर के लोगों की आवाज नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए एक के बाद एक पार्टियां बदली है। कुलदीप बिश्नोई पलटूराम हैं, वो बीजेपी में भी नहीं टिक पाएंगे। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को खूब सम्मान दिया लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदली। कुलदीप बिश्नोई ने कभी भी पिछड़ा वर्ग के हक की बात नहीं की। कुलदीप ने आदमपुर में जनता के लिए किसी तरह के कोई विकास नहीं कराए हैं। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव ने आरएसएस पर भी करारा हमला किया और कहा कि आरएसएस के लोग अंग्रेज लोगों के दलाल थे। कुलदीप बिश्नोई ने भी आरएसएस पर यही टिप्पणी की थी। विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कुलदीप बिश्नोई जी ने कभी भी आदमपुर हलके की बात विधानसभा में उठाई हो। एज एमएलए सड़क की बात उठाई हो, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कितनी बुरी हालत है स्कूलों की, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कहीं टीचर नहीं है, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा पे, चिकित्सा पे कहां पर पैसा लगाया आदमपुर के अंदर, मुझे बताएं। तो शाम प्रशासन ने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम कड़ी सुरक्षा के बीच रखवा दिया है। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने तो शाम के चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में इसके साथ ही भिवानी, भवानी खेड़ा, कैरू आदि में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर 3 घेरे बनाए गए हैं। एसपी ने बताया कि स्ट्रांग रूम 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में भी रहेंगे और उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के एक प्रतिनिधि भी निगरानी रखेंगे। ये स्ट्रांग रूम जैसा आपको विदित है कि जो 30 तारीख को जो पोलिंग हुई थी उसकी सारी पोल ईवीएम है उसको स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस, डिटेल गाइडलाइंस दी गई है सुरक्षा के बारे में। 3 स्तर का एक सुरक्षा चक्र बनाया गया है जिसमें अंदर सबसे आईआरबी, उसके आगे एचएपी, उसके आगे जिला पुलिस की सिक्योरिटी लगाई गई है और ये लगातार 24 आवर्स इसमें सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर रहेगा और जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है इस पर नजर रख सकते हैं। यमुनानगर के डीएवी गर्ल्स कॉलेज में एक छात्रा की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। बीए की छात्रा आंचल मेहरमपुर की रहने वाली थी। कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज छात्रा के गिरने पर इसकी सूचना प्रिंसिपल को दी और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। थाना सिटी प्रभारी कमलजीत मौके पर पहुंचे, तब तक छात्रा को अस्पताल ले जाया जा चुका था जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि छात्रा की मौत के कारणों की जांच की जाएगी तो तभी तथ्य सामने आएंगे, उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैम हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सुबह स्कूल कॉलेज गई है ना, उसका छुट्टी टाइम हुआ, छुट्टी हुई बाहर से मेरा भाई लेने गया उसको, छोटे वाला, उसने फोन किया कर, मेरे भाई के पास फोन किया क्या भाई आंचल गिर गई, तो उसने हमारे पास फोन किया भी आंचल गिर गई। अब होते छोटी मोटी चोट लगी हुई से, पर हमें क्या पता उसकी डेथ होगी, आपसे समझ सकते। हाँ, अभी सूचना मिली थी जिसमें मौके पर पहुंचे हैं कि एक लड़की ने छत से कूद के सुसाइड किया है, तो अभी छानबीन चल रही है, जो भी पता चलेगा आपको। चलिए अब खबर रतिया से, जहां किसानों ने खेतों में धान की पराली को आग लगा दी, तो वहीं मौके पर पहुंचे कृषि विभाग और पटवार भवन के कर्मचारियों को देखकर किसान भड़क गए। आपको बता दें कि किसानों ने दोनों कर्मचारियों को घंटों बंधक बनाया, साथ ही अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो वहीं किसानों का कहना था कि पराली की गांठ बनाने वाली मशीन
उपलब्ध न करवाने पर मजबूरी में आग लगाई गई है। साथ ही आग की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। साड़ी जथेबंदी, हमारी जथेबंदी की ये पॉलिसी है कि हम बंधक नहीं बनाए। उनको बुलाया है, बैठाया है, चाय पिलाई है, इनको कहा कि आपके जो उच्च अधिकारी है वो आए। तो लगातार हम उनको मिलते रहे हैं। एक दिन का धरना दिया हमने 10 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को डीसी को मिले हैं। हमारी यही मांग है कि सरकार इसका पराली का निपटान करे। सरकार किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है इसके नाम पे कि पराली को किसान जलाते हैं, परंतु किसान जलाना नहीं चाहते। हम 15-20 दिन पहले, जब कटाई शुरू होने से पहले, अपने डीसी साहब को मांग पत्र दे के आए थे कि प्रशासन और सरकार मिलकर जिस पराली का समाधान। देश का सबसे महंगा सोना गुरुग्राम फ्लाईओवर पर इन दिनों भीषण हादसे घटित हो रहे हैं। 2 दिन के अंदर 2 अलग अलग इस तरह के भीषण हादसे घटित हुए हैं, जिनकी गाड़ियों के हालत को देखने के बाद तो शायद आप भी ये समझेंगे कि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों की जान चली गई होगी। लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ी के अंदर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल तो जरूर हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। फिलहाल सभी खतरों से बाहर बताए जा रहे हैं। पहला हादसा शनिवार को उस समय घटित हुआ जब रॉन्ग साइड में जाकर जा रही एक पिकअप गाड़ी में सामने से आ रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसमें फॉर्च्यूनर और पिकअप गाड़ी के चालक गंभीर रूप से घायल हुए। जबकि रविवार को दूसरा हादसा उस समय घटित हुआ जब एक टैक्सी नंबर कार अनियंत्रित हो गई और एक दूसरी कार के साथ जा टकराई, जिसमें कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये 2 गाड़ी थी, एक तो वैगनार थी टैक्सी नंबर और एक ये डिजायर है। इनका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा भी होगा। लेकिन ये खैरियत है कि किसी की जान मान की हानि नहीं हुई है। कि अब गाड़ी का अंदाज लगा सकते हैं देख के कितना भारी नुकसान है। हमें वहां सूचना मिली कि वहां ऊपर एक्सीडेंट हो गया है 2 कारों का, तो वहां से मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरे जाने पहले इंजर्ड यहाँ से भेज दी गई थी। 3 लोग बता रहे थे मेरे को, आपस में फास्ट गाड़ी थी, आपस में बैलेंस बिगड़ गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।